कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन कैसे करते हैं? जैसे कि सपोज करो हम जानते हैं फोर्स है ना, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। ये ऐसा यूनिट है और ये सीजीएस है। तो न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ये हमारा क्या है? एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो एसआई से हमें जाना है सीजीएस में। क्लियर है? कैसे करेंगे? तो उसके लिए तरीका होता है, हमें करना रहता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, N1U1 जो है ये N जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और U किसके लिए है? यूनिट्स के लिए है। U किसके लिए है? यूनिट के लिए है। देखो, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। सिस्टम ऑफ यूनिट में बताया था जैसे कि एफपीएस है ना, एसआई है, सीजीएस है। तो एक से एमकेएस है, तो एमकेएस से सपोज करो सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सपोज करो ये इस तरीके से करते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये पहले वाले सिस्टम के लिए रहेगा, ये दूसरे वाले सिस्टम के लिए रहेगा। क्लियर है? N किसको डिनोट करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को, और U किसको डिनोट करेगा? यूनिट को। क्लियर है? N न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए है और U यूनिट के लिए है। ठीक है, तो जैसे पहले वाले सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, U के लिए देखो कैसे लिखेंगे हम, M1 की पावर A प्लस नहीं, L1 की पावर B और T1 की पावर C। तो ये उस सिस्टम में, पहले वाले सिस्टम में हम मास, लेंथ और टाइम के लिए जो डिसाइड किया यूनिट वो रखेंगे यहाँ पर, और उसका जो भी पावर रहेगा इज इक्वल टू दूसरे वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2, और उस दूसरे सिस्टम में जो हम लेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये भी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा क्या है ये। ठीक है, ये पहले वाले सिस्टम में होगा और ये दूसरे वाले सिस्टम में होगा। क्लियर है? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, मान लो हमें चाहिए N2 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? N1 यहीं पर रहेगा, बाकी इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा? M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C इज इक्वल टू N2। ये हो जाएगा। अभी इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, इसको नोट कर लो जल्दी से। देखो कैसे करना है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 है ना। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। U1 और U2 क्या है? दोनों सिस्टम में जो जैसे ये सपोज करो SI है, ये CGS है, तो दोनों में क्या क्या यूनिट हम यूज करते हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तो N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, ये पहले वाले सिस्टम के लिए रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर दूसरे वाले सिस्टम के लिए रहेगा। तो यहाँ पर जब इसको इधर ले आएंगे तो N2 का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ रहे M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C, ये हमें N2 मिलेगा। नोट कर लीजिए। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि बोला जाए, कन्वर्ट
1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। N1 पहले वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया गया है 1, तो 1 आ जाएगा। U1 की जगह क्या लिखोगे, M1 की पावर A, है ना, या फिर डायरेक्ट आप ये लिखो N1 और यहां लिख सकते हैं M1 बाई M2 की पावर A और L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C इज इक्वल टू N2, ठीक है। N2 कौन से सिस्टम के लिए है, इधर वाले के लिए, डाइन वाले के लिए, CGS सिस्टम है, ठीक। तो यहां पर देखो क्या मिलेगा, पहले वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1, तो N1 की जगह रखेंगे 1, N1 की जगह रखेंगे 1। M1 कितना आ जाएगा पहले वाले सिस्टम में, है ना। तो यहां से देखो ये जो न्यूटन है, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, फोर्स का, है ना। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, mL/T⁻², यही होता है ना, पिछले क्लास में सिखाया हूं। फोर्स का क्या होता है, mL/T⁻² होता है, ठीक है। तो यहां से देखो m वाला जो टर्म है इसका पावर 1 है, l वाले टर्म का पावर कितना है 1 और t की पावर क्या है -2। तो यहां पर जो पावर है a b c इसकी जगह वहां से रखना है, तो a की जगह क्या आ जाएगा 1, b की जगह भी कितना आ जाएगा 1 और c की जगह कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। a की जगह आ जाएगा 1, b की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा -2 आ जाएगा। N1 की जगह रख देंगे 1। अब यहां पर देखो M1 पहले वाले सिस्टम में, न्यूटन किस सिस्टम में होता है, SI सिस्टम या MK सिस्टम में, है ना। तो इस सिस्टम में मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, केजी का यूज करते हैं। तो M1 की जगह क्या रखेंगे 1 kg डिवाइड बाय CGS यूनिट में मास की जगह हम क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 1 ग्राम, क्या आ जाएगा 1 ग्राम और इसकी पावर कितना आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 1। अब दूसरे वाले में देखो L1 की जगह हम क्या रखेंगे, SI सिस्टम में क्या होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है ना, तो यहां पर 1 मीटर आ जाएगा। और L2 कौन से सिस्टम में है, CGS सिस्टम में है, तो L2 की जगह क्या रखोगे, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और इसकी पावर 1 आ जाएगा, B की जगह 1 आ जाएगा। अब टाइम की जगह पर क्या रखेंगे, T1 की जगह हम रखेंगे MK सिस्टम का क्या यूज करते हैं हम लोग, सेकंड, तो 1 सेकंड और T2 भी कितना आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, दोनों सिस्टम में सेम होता है। ये पावर -2 बराबर N2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1 का इंटू करेंगे तो हट जाएगा। 1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं और नीचे क्या है 1 ग्राम, इसका पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और नीचे कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका भी पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पावर है -2 तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा N2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 100 है, तो ये मिलेगा 10⁵, 1 2 3 4 5 0 है तो 10⁵, ये N2 का वैल्यू मिल गया। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया, कौन से सिस्टम में, इस वाले सिस्टम में, CGS सिस्टम में। तो यहां से हमें क्या चीज मिलेगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10⁵ डाइन। नोट कर लो इसको, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है 1 जूल को। ट्राई करो इसको एक बार। कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलो इसको भी देखते हैं। यहां तक तो सेम रहेगा इसमें, है ना, यहां से बदल जाएगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले देखना है जूल। जूल कहां से आता है? जूल किसका यूनिट होता है? जूल होता है वर्क का, है ना, वर्क का यूनिट होता है जूल। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml² T⁻²। ये होता है ना, ml² T⁻²। मतलब यहाँ पर जो m वाला टर्म है, a की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो m का पावर है, m का पावर कितना है? 1, है ना। यहाँ पर l वाला जो टर्म है, l पे पावर कितना है? 2। तो b की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां से देखो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया गया है? 1। तो n1 की जगह हम रखेंगे 1, m1 की जगह क्या रखेंगे? इस वाले सिस्टम में मास के लिए क्या यूज होगा? 1 kg। और सीजीएस में क्या यूज होगा? ग्राम। तो ये 1 ग्राम। इसके पावर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इसका पावर कितना आ जाएगा? 1। अब L1/L2, L1 की जगह पहले वाले सिस्टम में क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर डिवाइड बाय दूसरे वाले में क्या होता है? सेंटीमीटर। तो यहां पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, और टाइम T1 की जगह क्या आ जाएगा? पहले वाले सिस्टम में सेकंड होता है और दूसरे वाले में भी सेकंड होता है, तो 1 सेकंड और नीचे भी 1 सेकंड और इसकी पावर -2 बराबर n2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1 kg क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं और नीचे 1 ग्राम है। अब इसका पावर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और नीचे क्या है? 1 सेंटीमीटर। अब इसका पावर 2 है तो इसको लिखना पड़ेगा। और यहां पर 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो 1 की पावर -2 1 ही हो जाएगा, तो इसको 1 लिख देंगे। याद जाएगा n2। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ये क्या आ रहा है? देखो 1000 इंटू 100 की पावर 2 कितना होता है? 10⁴ हो जाएगा, इज इक्वल टू n2। तो ये 3 है और ये पावर 4 है, तो 10⁷ आ जाएगा n2 का वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 1 जूल है वो कितने के बराबर है? सीजीएस सिस्टम में 10⁷ और सीजीएस सिस्टम में जूल की जगह क्या लिखते हैं? अर्ग। तो 1 जूल किसके इक्वल है? 10⁷ अर्ग के। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नोट कर लो। हो गया, अगला देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब आप 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके देखना, इसमें से बन जाएगा। देखो, हम लोग किसी
फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बता सकते हैं अगर हमें वो पता हो कि कौन से ऑन टर्म्स पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर अगला देखने वाले हैं, टू नो द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी by knowing the factors on which it depends। देखो जैसे कि फोर्स है, फोर्स का हम फॉर्मूला बता सकते हैं अगर हमें यह पता चल जाए कि वो और किस पर डिपेंड करता है। क्लियर है, और कौन से क्वांटिटीज है जिन पर वो डिपेंड करता है, अगर हमें यह पता चल जाए तो हम फोर्स का फॉर्मूला बता सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सीलरेशन। मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है फोर्स। तो अब हम फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं क्या आता है, कैसे निकालते हैं उसको। तो जिस भी क्वांटिटी पर ये डिपेंड करेगा फोर्स, तो उसके प्रोपोर्शनल लिख दो। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, मास, है ना। अब इसका पावर कितना है वो हमें नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा। दूसरा, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन लिख दो, है ना। और इसका पावर क्या होगा ये हमें नहीं पता, ये निकालना है। तो मास के लिए m लिखे हैं, एक्सेलरेशन के लिए तो यहां पर हमें x और y का वैल्यू निकालना है। इन दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास की पावर x और एक्सेलरेशन की पावर y, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास की पावर x, एक्सेलरेशन की पावर y। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं k, m की पावर x, a की पावर y। ठीक, अब देखो यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन रख दो, मास का डायमेंशन रख दो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन रख दो, और x और y का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL(T⁻⁻2) इज इक्वल टू k। मास का क्या होता है, कैपिटल M की पावर x हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, L(T⁻⁻2) इसकी पावर y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 लिख देते हैं, इक्वल टू यहाँ से k, m की पावर x, और यहाँ वाले पावर को भी लिखो तो l की पावर y और t की पावर -2y आ जाएगा। क्लियर है। अब दोनों साइड से m, l, t के पावर को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में m का पावर कितना है, 1 इज इक्वल टू राइट साइड में पावर कितना है, x, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x। l के पावर को कंपेयर करेंगे, l का पावर है इधर 1 और यहाँ पर कितना है, y। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। हमें इन्हीं दोनों का वैल्यू निकालना था, x का और y का, जो कि मिल गया है। अब उसको यहाँ पर रख देंगे इस वाले में, है ना। तो f प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, m की पावर 1 और a की पावर 1, इसका मतलब f प्रोपोर्शनल टू ma आ जाएगा। तो ये हम फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर दिए। ठीक है, हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma आता है ना। तो यहां से देखो ये प्रोपोर्शनल आ रहा है, F प्रोपोर्शनल टू ma, नोट कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए फिर।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लेंथ। जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ पर डिपेंड करता है। तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है, प्रेडिक्ट करना है क्या हो सकता है। इसी तरीके से प्रेडिक्ट करना है जो यहां पर सिखाया हूं, तो आप ट्राई कर सकते हो। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है क्या? देखो तो यहां पर जो टाइम पीरियड है टी प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देंगे, मास। तो मास की पावर x लिखेंगे, है ना। और टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g की पावर y लिखेंगे, है ना। और टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है लेंथ के,